हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल एडुटेनमेंट पर। दोस्तों, आज मैं कुछ खास लेकर के आया हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको पता है कि उसमें जीएस पेपर का कितना ज़्यादा महत्व है। इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, इन सब्जेक्टों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे कि जीएस को तैयार करने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक चीज़ें हैं, वो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं। तो हमें उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसी को देखते हुए मैंने अपना एक नया सीरीज शुरू किया है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे जीएस के पेपर, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको एक एक करके एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा। इसी सीरीज के अंतर्गत आज मैंने जो पहला सब्जेक्ट उठाया है वो है भूगोल, ज्योग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1। अध्याय का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए, पहला टॉपिक है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? अंतरिक्ष में पाई जाने वाली सभी प्राकृतिक वस्तु, उनको हम खगोलीय पिंड कहेंगे। आप इन खगोलीय पिंडों को रात के समय आसमान में जब सूर्य नहीं होता है तो देख सकते हैं। दिन के समय में सूर्य के प्रकाश, तीव्र प्रकाश होने के कारण आपको ये खगोलीय पिंड दिखाई नहीं देते हैं, जबकि रात के समय आसमान साफ होने पर आपको ये चीज़ें दिखाई देती है। जितनी भी चीज़ें अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ से सैटेलाइट भेजा गया है, उपग्रह भेजा गया है, तो उसे हम खगोलीय पिंड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मानव निर्मित है। ठीक है, करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, जितनी भी चीजें हैं जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, उन सभी को हम कहेंगे खगोलीय पिंड। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है तारा। अब देखिए, तारा मतलब क्या? वैसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है, उनको हम क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होगी, तारा कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए सूर्य। सूर्य एक तारा है, हमारे सौरमंडल का सबसे प्रमुख तारा सूर्य है। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है ग्रह। ग्रह किसे कहेंगे? खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है, उन्हें ग्रह कहा जाता है। इनकी एक विशेषता यह है कि ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा नहीं है, प्रकाश नहीं है। इसके बाद ये किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्लैनेट कहा जाता है, हिंदी में ग्रह। उसके बाद उपग्रह, इंग्लिश में इसे सैटेलाइट कहा जाता है। एक निश्चित पथ पर ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड। अब समझिए, अगर कोई स्टार है, कोई तारा है, इसके चारों तरफ अगर घूम रहा है तो वो हो गया ग्रह, जैसे कि पृथ्वी। और अगर कोई इस ग्रह के चारों ओर घूम रहा है तो वो क्या हो गया? उपग्रह। तारा, ग्रह और उपग्रह। ठीक है। ग्रह तारों की परिक्रमा करेंगे और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करेंगे। एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है नक्षत्र मंडल, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। खगोलीय पिंड को इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख देता हूं कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे, बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते होंगे, तो उनको ये टर्म पता होना चाहिए। बाकी हिंदी में वो समझ सकते हैं, बाकी वो टर्म उनको पता होना चाहिए, इसलिए मैं लिख देता हूँ। नक्षत्र मंडल को इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। आकाश में तारों के समूह जिनके बीच एक पैटर्न होता है। मतलब आप रात के समय अगर आसमान में देखते हैं, बहुत सारे तारे होंगे, वहां पर आसमान में बहुत सारे तारे होंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखें और मान लेते हैं कि आप 4-5 तारों को पकड़ के एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें लाइंस खींच देते हैं, ऐसा एक कल्पित रेखाएं खींचते हैं और कोई एक आकृति बन जाती है, तो तारों के समूह के बीच अगर आप एक पैटर्न बनाकर उसके बीच में कल्पित रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस खींच पाते हैं
और एक कोई आकृति बना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल। ठीक है, कोई एक आकृति बन जाती है और उस नक्षत्र का नाम किसी जानवर के नाम पर हो सकता है, रखा जाता था पुराने समय में, किसी पौराणिक कथा के किरदार के नाम पर या किसी निर्जीव वस्तु के नाम पर रखा जाता था। और जो पौराणिक समयों में रखा गया नाम है उसे ही आज के वैज्ञानिक भी इस्तेमाल करते हैं। नक्षत्र के लिए आप एक चीज देखिए, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में पूरा करती है, 27.3 डेज में। 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेगी और इतने ही दिन में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाती है। दोनों अलग चीजें हैं, एक पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है तो 27.3 दिन लग रहा है, और एक ये अपने खुद के अक्ष पर भी घूम रही है, इसमें भी इसको लगभग बराबर समय लगता है। इसी कारण से पृथ्वी के अगर किसी एक हिस्से से आप चंद्रमा को देखेंगे तो आपको हमेशा चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहां से चंद्रमा को देख रहा है और उसे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मैं कलर चेंज करता हूं, अगर उसे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, यहां से कोई व्यक्ति अगर देखे और ये वाला हिस्सा दिख रहा है, तो अगर देखो, क्योंकि 27 दिन में ये पूरा कंप्लीट एक रोटेशन कर लेगा, तो अगले दिन ये मान लीजिए यहाँ पर आता है, फिर ऐसे करके आगे बढ़ता है। ठीक है, इसकी स्थिति ऐसे होगी। तो फिर जब दोबारा चांद यहाँ पर आएगा तो फिर से उसको कौन सा, यही वाला हिस्सा दिखेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा अभी देखिए यहाँ पर है। अब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, अब इधर आ जाएगा, इधर 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 और इधर और यहाँ पे यहाँ। आप समझिए इस पोजीशन का क्या स्थिति है, यहाँ था, फिर ये नीचे गया, इधर ऐसे करके। फिर जब यहाँ का व्यक्ति फिर से दोबारा देखेगा, अगले जब चांद यहाँ पर दिखेगा उसको क्या दिखेगा, एक ही हिस्सा दिखेगा। ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगा रही है और बहुत जल्दी कंप्लीट करती है, 27 डेज में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए जब ये पास हो रही होती है अपने पथ पर से तो ये बहुत सारे नक्षत्रों से होकर गुजरती है। किसी एक नक्षत्र में नहीं रुकती है क्योंकि उसे अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करना है, वो भी तीव्र गति से घूम रही है। तो ये क्या होता है, बहुत सारे नक्षत्रों से होकर गुजरती है। ऐसे 27 दिन में वो 27 नक्षत्रों से होकर गुजर जाती है। यानी कि अब देखिए, अब जैसे चांद यहाँ पर है, यहाँ के जो तारे के समूह होंगे उसको हम लोग एक नक्षत्र कह देंगे। फिर यहाँ पर है तो यहाँ के जो तारे के समूह होंगे इसको हम लोग दूसरा नक्षत्र कह देंगे। तो चांद का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है नक्षत्रों से, लेकिन चांद अपने पथ पर घूमते हुए कई सारे नक्षत्रों से पास होती है। ऐसे नक्षत्रों की संख्या है 27 नक्षत्रों से गुजरती है। 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। जो राशि आप सुनते होंगे, तुला, कन्या, सिंह, बहुत सारी राशियां होती है, जोडियक साइन जिसको बोलते हैं, जोडियक, ये 12 है और इन्हीं 12 में ये 27 नक्षत्र समा जाते हैं। एक राशि में 2 या 3 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नक्षत्र मंडल से नहीं है, लेकिन चंद्रमा अपने पथ पर घूमते हुए बहुत सारे नक्षत्रों से गुजरती है। ठीक है, ऐसे 27 नक्षत्र हैं। आज के समय में वैज्ञानिकों के द्वारा कुल 88 नक्षत्र चिन्हित किए गए हैं। देखिए, आसमान में बहुत सारे तारों के समूह हैं, लेकिन हम जिन समूहों को पहचान कर उसके बीच लाइंस बनाकर, रेखाएं बनाकर कुछ नाम दे देते हैं, उसको ऑफिशियल या आधिकारिक तौर पर माना जाता है एक नक्षत्र। तो ऐसे अभी तक हम लोग 88 नक्षत्र चिन्हित कर चुके हैं। ठीक है, 88 नक्षत्र हम लोग अभी तक चिन्हित कर लिए हैं। ठीक है, नक्षत्रों में अगर देखा जाए, आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नक्षत्र है जो उत्तरी गोलार्ध से आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका नाम है अर्सा मेजर। अर्सा मेजर, उसी का नाम बिग बेयर भी है, उसी का नाम ग्रेट बेयर भी है। बेयर मतलब भालू, बेयर मतलब भालू, क्योंकि जब इन तारे के समूह को इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाओं से जोड़ा जाता है तो यह एक बड़े भालू के जैसा दिखता है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, बिग बेयर कहते हैं या ग्रेट बेयर कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अर्सा मेजर का अगर आप फोटो देखते हैं तो कैसा है, देखिए बहुत सारे तारे हैं यहाँ पर, 1 2 3 बहुत सारे तारे हैं और उनके बीच में कुछ लाइंस बनाया गया है। ठीक है, और उन लाइन को मिला करके एक आकृति बनाई गई है जो देखने में थोड़ा बहुत भालू जैसा दिख रहा हो। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम बिग बेयर रखा गया या ग्रेट बेयर रखा गया। अब देखिए, इसी अर्सा मेजर का एक भाग है सप्तऋषि।
सप्तऋषि आप लोग सुने होंगे, बचपन में कहानियां सुनते थे हम लोग, और आसमान में आप इसको देख भी सकते हैं, सप्तऋषि को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी अर्सा मेजर का एक हिस्सा है सप्तऋषि, अर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है सप्तऋषि। अब इसमें देखिए सप्तऋषि क्यों कहते हैं, क्योंकि सप्तऋषि जो है वह 7 तारों को मिला करके एक समूह बना है, इसलिए इसको बोलते हैं सप्तऋषि। अब सातों तारे देखिए क्या है, आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, पहला नंबर तारा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन सातों तारों को कल्पना की गई रेखाएं, कल्पित रेखाओं से मिलाने के बाद जो आकृति बनती है ये एक सप्तऋषि की आकृति है। याद रखिएगा, ये एक पतंग जैसा दिखता है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक पतंग जैसा दिख रहा है, और इसकी ये टेल है, पूंछ है, पतंग की पूंछ। क्लियर है, तो ये सप्तऋषि हो गया। इस सप्तऋषि में जिन ऋषियों का नाम पौराणिक समयों में रखा गया था उनका नाम आप एक बार देख लीजिए। जो तारा है इसका नाम रखा गया है भृगु, दूसरे पे वशिष्ठ, तीसरे पर अंगिरा, चौथे पर अत्रि, 5वें नंबर पर क्रातु, 6ठे नंबर पर पुलस्त और 7वें नंबर पर पुलह। ये सातों मुनियों के नाम हैं, और इन्हीं मुनियों के नाम को हम लोग क्या किए हैं, तारों के नाम दे दिए हैं, और इसको एक सप्तऋषि कहते हैं। अभी आपने देखा था कि जो हमारा नक्षत्र होता है वो जानवर के नाम, पौराणिक कथाओं के किरदार, तो यहाँ देखिए मुनियों के नाम पे हम लोग नाम रखते हैं इसका, ये हो गया आपका सप्तऋषि। में समझने वाली बात यह है कि जो 6ठे और 7वें नंबर का तारा है, ये दोनों जो तारे हैं इनको कहा जाता है संकेतक तारे। क्या कहा जाता है, संकेतक तारे, इनको संकेतक तारे कहते हैं। अब आप देखिए क्या है ये, जब इन दोनों तारों को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाती है, देखिए ये जो ब्लैक वाला रेखा खींचा हुआ है, सीधी रेखा खींची जाती है, तो यह आगे जाकर के ध्रुव तारे को मिलती है। तो अगर आपको ध्रुव तारा ढूंढना हो तो आप इन दोनों तारों के सीध में एक रेखा खींचेंगे और वो ध्रुव तारा तक पहुंच जाएगा। ठीक है, या अगर आपको ध्रुव तारा दिख रहा है तो उसके हेल्प से आप सप्तऋषि को ढूंढ सकते हैं। जरूर ट्राई करिएगा आसमान में, जब आसमान साफ हो, रात का समय क्लियर हो, तो आप इसको करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता दूं ये किधर दिखेगा वो पहले समझिए। ठीक है, तो जैसे कि डायरेक्शन की बात करते हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर में भी आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए। मान लेते हैं कि ये मेरा सामने पूरब है, ठीक है, पीछे पश्चिम हो गया, जो आपका दायां हाथ है इधर होता है दक्षिण, और जो आपका बायां हाथ है उधर है उत्तर। तो द से दायां, द से दक्षिण याद रखिएगा, दाहिने हाथ पे दक्षिण और बाएं हाथ पे उत्तर। तो आपका जो पश्चिम और उत्तर का कोण है, पश्चिम और उत्तर के कोने में देखिएगा तो आपको ये तारा ध्रुव तारा दिखेगा। पश्चिम उत्तर कोने में ये तारा आपको दिखेगा, और ये भी आपको उसी दिशा में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक पॉइंट और देखिए, नक्षत्र और नक्षत्र मंडल में क्या अंतर है। नक्षत्र हो गया कि तारों का एक समूह है, उसको कहेंगे नक्षत्र। ऐसे ही दूसरा नक्षत्र, ऐसे ही बहुत सारे नक्षत्र, और इन सभी नक्षत्रों का जो एक समूह होगा उसको कहेंगे नक्षत्र मंडल। तो बहुत सारे नक्षत्रों को मिलाकर के एक नक्षत्र मंडल बनेगा। अगला टॉपिक है ग्रह, इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट। ये जो प्लैनेट शब्द है ये ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से बना है। ग्रीक वर्ड है प्लेंटाई, ग्रीक वर्ड प्लेंटाई, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, यानी कि जो किसी के चारों तरफ घूम रहा हो। ठीक है, परिभ्रामक मतलब किसी के चारों तरफ घूमना। तो इस नाम की वजह से, प्लेंटाई की वजह से इसको प्लेनेट कहा जाता है। ये हमारा सौर मंडल है, ठीक है, ये हमारा सौर मंडल है। इस सौर मंडल का जो मुखिया है उसको सूर्य कहते हैं। सूर्य एक तारा है, बाकी ये 8 ग्रह है। सूर्य क्या है, मुखिया है, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। अब देखिए, दूरी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है, यानी कि सूर्य से जो ग्रह जितने दूर है उस हिसाब से उनकी रैंकिंग की गई है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है बुध, सूर्य से सबसे निकटतम तारा बुध। दूसरे नंबर पर शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इसको हिंदी में अरुण वरुण भी कहा जाता है।
अरुण और वरुण, लेकिन साइंटिफिक नेम यही है, आप इनको याद रखिए, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इसको आपको याद करना होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम से हो, शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। दूरी के आधार पर जो ग्रहों का वर्गीकरण है, रैंकिंग है, वह है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसको आप ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये आपको ठोस अवस्था में दिखाई देंगे। और जो ये बाहर की, इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चारों को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट, इंग्लिश वालों के लिए इंटरनल प्लैनेट, आंतरिक ग्रह। और इधर ये 4 ही हैं, इनका नाम है बाह्य ग्रह। ठीक है, ये सौरमंडल में दूर के ग्रह हैं। और इधर जो है ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और इधर वाले जो हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, बड़े बड़े गैसीय गोले में रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बाह्य ग्रह है, समझ गए अंतर? आंतरिक ग्रह, इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन चारों को आंतरिक, इन चारों को बाह्य। 4 ग्रह हो गए आंतरिक और 4 ग्रह बाह्य। ठीक है, अब इसके बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। अब क्षुद्र ग्रह क्या होता है ये समझिए। क्षुद्र ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है, मैंने शुरू में ही बताया था, खगोलीय पिंड जो कि नेचुरल, प्राकृतिक रूप से अगर अंतरिक्ष में पाई जाती है तो उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या हो गया, जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था, इन सारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तो उसमें विस्फोट की प्रक्रिया होती थी। तो विस्फोट होने के कारण इसके जो मलबे, इसके जो डेब्रिस थे, वो अंतरिक्ष में चले गए, और अंतरिक्ष में जाकर के वो क्या बन गए हैं? छोटे 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 टुकड़े हैं। ठीक है, ग्रहों के टुकड़े, ग्रहों के मलबे हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है वहां पर, और उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्या कर रहा है? ये ग्रहों की तरह ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये मेनली मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, इसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो क्षुद्र ग्रह हैं वो इधर इन ग्रहों पर नहीं गिरते हैं। अन्यथा अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो ये सारे क्षुद्र ग्रह हमारे इन ग्रहों पर गिरते और यहाँ पर जीवन मुश्किल हो जाता। तो बृहस्पति हमें क्या कर रहा है? इन क्षुद्र ग्रहों से बचा रहा है। तो इसलिए हमें बृहस्पति को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसी के बदौलत हम लोग सुख चैन से इस पृथ्वी पर रह पा रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में ये सारे एस्टेरॉइड्स, इंग्लिश में एस्टेरॉइड कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स इन ग्रहों पर गिरते और यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। बृहस्पति अपना एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ 12 साल में पूरा करता है, और इसी गणना के आधार पर हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में कुंभ का जो मेला अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, तो इसी से रिलेट करके देखा जाता है कई बार। बट आप ये याद रखिए कि 12 साल में ये अपना एक रोटेशन पूरा कर लेगा, और क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह से बचाता है तो हमारे हिसाब से इसको थैंक यू बोलना तो बनता ही है। और ये ट्रिक याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। अब इसके बाद समझिए, ये जो ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है, तो एक तो सूर्य का ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, ज्यादा लग रहा है इस पर, प्लस सौरविंड, सौर पवन उसको कहा जाता है, सौर पवन चलता है। उसके वजह से इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पर होगा भी तो वो या तो यहाँ पर खिंचता हुआ चला गया होगा या सोलर विंड ने उसको उड़ा दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक है, आप लोगों को पता है, पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, चंद्रमा नाम है। मंगल के पास 2 है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये संख्या बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के पास 1, मंगल के पास 2, बृहस्पति के पास अब 95 हो गया है। बुक्स में अब देखिएगा तो 63 के आसपास लिखा होता है, लेकिन अब ये कितना हो गया है? 95। शनि के पास 53। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है, अगर यहाँ पर नोट किया जाए तो नोट करने वाली बात है कि इन चारों ग्रहों के पास जो एक रिंग होता है, आपने सुना होगा कि शनि ग्रह के पास एक रिंग है, एक छल्ला है चारों साइड।
तो सिर्फ शनि के पास ही नहीं है, बाकी इन चारों ग्रहों के पास भी छल्ले हैं। कौन कौन से हो गए? इन चारों के पास क्या है? रिंग्स हैं, छल्ले हैं। जिसमें से शनि का जो छल्ला है वो सबसे बड़ा है, इसलिए ये जल्दी दिखता है। बाकी इनके छल्ले, अगर बाकी ग्रहों के छल्ले आपको देखने हैं इन तीनों के, तो दूरबीन की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन नोट में आप ये याद रखिएगा कि इन चारों ग्रहों के पास एक छल्ला होता है। तो दोस्तों अब कुछ और फैक्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कि पृथ्वी और शुक्र, इन दोनों का साइज, आकार जो है लगभग बराबर है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा ट्विन, पृथ्वी की जुड़वा किसे कहेंगे? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा शुक्र। अगर पूछा जाए कि किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, देखिए इसके पास है 27, 27 मून है यूरेनस के पास, और नेपच्यून के पास है 16। ये संख्या घटते बढ़ते, घटेगा तो नहीं, बढ़ता रहता है। क्योंकि देखिए अब मान के चलते हैं कि इसके पास अभी जितने भी उपग्रह है उसमें से 16 की पहचान हम लोगों ने कर ली। नेपच्यून के पास जितने हैं उसमें 16 की पहचान हमने कर ली। हो सकता है और भी उपग्रह होंगे जिसे हमने अभी पहचाना नहीं है, उन्हें अभी देखा नहीं है, इसलिए संख्या बढ़ते रहता है। आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर 13 दिया रहेगा, लेकिन इंटरनेट पर अभी अवेलेबल है 16, ठीक है। तो ये संख्या बढ़ते रहता है। बुक में देखिएगा तो ये 53 या 63 के आसपास रहता है बृहस्पति का, तो अभी 95 हो गया, तो ये बढ़ते रहता है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा मून किसके पास है, चंद्रमा किसके पास है, तो आंसर आएगा बृहस्पति। सबसे ज्यादा मून किसके पास है? जुपिटर। तो ये कुछ वन लाइनर फैक्ट है, इनको आप देख लीजिए। अभी हम लोगों ने देखा कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों की क्या स्थिति है, रैंकिंग क्या है, ठीक है। अब हमको देखना है आकार के आधार पर ग्रहों की रैंकिंग क्या होगी, यानी कि जिसका आकार सबसे बड़ा होगा उसको हम अपने लिस्ट में पहले नंबर पर रखेंगे और बाकी को घटते क्रम में सजाएंगे। अब देखिए आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा जो गाड़ियां आ रही है उसको ईवी कहा जा रहा है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बैटरी से चलती है गाड़ियां उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है, ठीक है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है ईवी। रोड पे देखिएगा जो भी गाड़ी जिस पर ग्रीन कलर का नंबर प्लेट लगा हुआ है वो क्या है? ईवी है, ठीक है, गौर करिएगा। तो ईवी समझ रहे हैं। अब देखिए हम अपने शॉर्ट ट्रिक की तरफ आते हैं। इस ईवी का शॉर्ट ट्रिक में काम है, इसलिए उसको हम लोग देख रहे थे। एक लड़का है जेसन नाम का, एक लड़का है, इसका क्या नाम है? जेसन, ठीक है। विदेशों में ऐसा नाम होता है, अमेरिका वगैरह में ऐसा ही नाम होता है। तो जेसन नाम का लड़का है, वो एक ईवी लेकर के जा रहा है, अपनी ईवी कार में जा रहा है, और उसको ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के जुर्म में पुलिस पुलिस को कई बार बोलचाल की भाषा में मामू कहा जाता है, वहां से मैंने मामे बना दिया है। तो जेसन की ईवी मामे ने रोक ली। क्यों? क्योंकि उसने सिग्नल तोड़ा था। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको लिटरली नहीं लेना है, बस समझने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस को मामे नहीं बोलना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। जेसन की ईवी मामे ने रोक ली। जे से जुपिटर, ठीक है। एस से सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों तो लगातार जैसे यहाँ पर है ऐसे ही रखे हुए हैं आकार के आधार पर। यहाँ पर थोड़ा चेंज है, पहले अर्थ है, पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मार्स, एम ए से मार्स, एम ई से मरकरी, मार्स और मरकरी। तो ये आपकी रैंकिंग आ गई। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। पुराने समय में एक और ग्रह हुआ करता था प्लूटो, जिसे अब सौर मंडल से बाहर कर दिया गया है। इसको 2006 के अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की मीटिंग में, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, ये एक ऐसा संगठन है जो ग्रहों की स्थिति, इनके कितने उपग्रह है, कौन से ग्रह की क्या स्थिति है, ये सारी चीजों का लेखा जोखा रखती है, ठीक है। तो इसने 2006 में प्लूटो को इन ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया। मतलब पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब 8 हो गए हैं, प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। और उसी साल 2003 यूबी 313 नाम का एक और खोजा गया था,
खगोलीय पिंड, इसको भी बाहर कर दिया गया। इन दोनों को बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। इंग्लिश में ड्वार्फ प्लैनेट, हिंदी में बौना ग्रह। ठीक है, ये जो संगठन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे बेंजामिन बेलोत। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। और 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से हमारे पास 8 ग्रह बच गए। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरानी जो रोमन कहानियां होती थी उसमें सूर्य देवता को सोल कह के पुकारा जाता था, तो उसी का कहीं ना कहीं अपभ्रंश होकर के आज हम लोग जो पढ़ते हैं सौर, सौर वर्ड जो पढ़ते हैं वो इन्हीं कहानियों में यूज किए गए सोल वर्ड से अपभ्रंश होकर सौर बना है। और इसी से आप देखेंगे सूर्य से रिलेटेड जो भी चीज है उसको सौर से जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि सौर मंडल, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजें क्या है, सूर्य से रिलेटेड है। तो ये कहाँ से आया है, सोल वर्ड से। और ये सोल वर्ड कहाँ से आया, ये रोमन कहानियों में सूर्य देवता के लिए उपयोग किया जाता था। ऐसे ही आप देखिए दो वर्ड को, ग्रीक वर्ड में आप देखिएगा हमेशा दो वर्ड को जोड़ करके एक नया वर्ड बनाया जाता है। जैसे कि जियोग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है, भूगोल, तो जियोग्राफी, जियो मतलब पृथ्वी, जियो मतलब पृथ्वी, और इसके बाद ये सारे वर्ड है जिसका अलग अलग मीनिंग है और उसके हिसाब से अलग अलग शब्द तैयार होते हैं। देखिए जियो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी, और जब उसमें ग्राफी जोड़ दिए तो ग्राफी मतलब होता है लिखना, तो पृथ्वी के बारे में लिखते हैं तो ज्योग्राफी हो गया। जियोलॉजी, अगर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो जियोलॉजी हो गया। जियोमेट्री जो मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग, गणित में, जियोमेट्री यानी कि पृथ्वी का अगर कोई हिस्सा माप रहे हैं, कोई भी चीज मापने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जियोमेट्री। और जियोआइड, भू आव, यानी कि जो धरती के जैसा दिखता हो, धरती का आकार कैसा है, गोल नहीं है, ये जियोआइड है, इसको हिंदी में भू आव कहते हैं, यानी कि कोई एक रेगुलर शेप नहीं है। इसका पिक्चर आप देखिए, ठीक है, भू आव जो है वो क्या हो गया, जो पृथ्वी के जैसा दिखता है उसको जियोआइड बोलेंगे। ठीक है, अगला है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था कि जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह हैं जो चमकते हैं उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के परावर्तित रिफ्लेक्टेड लाइट से चमकते हैं। तो ये कहीं पे वन लाइनर अगर आ जाए कि किसने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारे गणितज्ञ आर्यभट्ट। खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी का आकार है भू आव, आप फोटो देख चुके हैं। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कारण है, पृथ्वी पर 1/3 हिस्से में जमीन है, बाकी हिस्से में पानी है, तो इस पानी की परछाई के कारण दूर से देखने पर ये कैसा दिखता है, नीला ग्रह दिखता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अब इस चीज को समझने के लिए ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट या कितना सेकंड का समय लगता है। इसको आप समझने के लिए समझिए कि जो प्रकाश की गति है, स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगा। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये भी लगभग क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर है, अप्रॉक्स लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये 500 सेकंड के आसपास आएगा आंसर आपको, 499 सेकंड, 500 सेकंड। तो आप इसको याद रखिए कि 500 सेकंड, कहीं कहीं पर 499 सेकंड भी लिखा रहता है। ठीक है, पर इसको आप मिनट में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग हुआ, ये कितना हो गया, 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ये सारे फैक्ट है, ये आपको याद करना है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का जो डायमीटर है, व्यास है, वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और दूसरी बात, चंद्रमा की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, वो पृथ्वी का 1/6 है। एक मिशन लॉन्च किया गया था अमेरिका की तरफ से, यूएसए की तरफ से, अपोलो 11। इस अपोलो 11 की क्या खासियत थी, अपोलो मिशन जो थे
वो चांद की सतह पर मानवों को उतारने के लिए ये मिशन चलाया गया था। यानी कि यहाँ से यान में भरकर ले जाएंगे और चंद्रमा की सतह पर उतरना होता था। तो इसी क्रम में जो अपोलो 11 मिशन था ये सक्सेसफुल रहा। इसके पहले भी मिशन हुए लेकिन अपोलो 11 सक्सेसफुल रहा। और उसमें 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चांद पर अपना पहला कदम विश्व के किस व्यक्ति ने रखा था। उसका आंसर हो गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अगर कहीं भूले भटके ये पूछ दें कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जो चांद पर कदम रखे थे, तो उनके साथ गए थे एक और वैज्ञानिक, एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन। तो पहले व्यक्ति हो गए कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने अपना कदम रखा, और दूसरे नंबर पे कौन हो गए? बज एल्ड्रिन। अपोलो 11 मिशन था। इसके बाद इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का एक चक्कर और अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी कि ये अगर पृथ्वी है इसके चारों साइड घूमने में इसको लगेगा 27.3 डेज और अपने अक्ष पर भी घूमने में लगेगा 27 डेज। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए, इस चीज को ऐसे समझिए। मान लेते हैं ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, तो और ये अपने अक्ष पर भी ऐसा ऐसा घूम रहा है। ठीक है, ये घूमते हुए इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों तरफ ये पृथ्वी घूम रहा है। तो इसको जितना टाइम लगता है एक चक्कर पूरा करने में, उतने ही देर में ये अपना ये वाला भी एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि दोनों की टाइमिंग सेम है। इसी चीज को कहा जाता है ज्वारीय लॉकिंग। कहीं पर अगर ये टर्म दिखे तो ये चंद्रमा से रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रमा सेम टाइम में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है और अपने अक्ष पर भी घूम जाती है, इसलिए इसको ज्वारीय लॉकिंग कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। ये चंद्रमा की गति से रिलेटेड चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है उपग्रह। दोस्तों उपग्रह दो टाइप का होता है, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक उपग्रह हो गए जैसे कि हमारा चंद्रमा, और मानव निर्मित हो गया जो हम लोग यहाँ बनाते हैं और रॉकेट की सहायता से उसको किसी ग्रह की कक्षा में स्थापित कर देते हैं। भारत की तरफ से 2-3 उपग्रहों के नाम किताब में दिए थे, मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है। इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। ये भारत की तरफ से भेजा गया है। इसका क्या काम है? इसका काम है टेली कम्युनिकेशन, जो हम लोग मोबाइल वगैरह में बात करते हैं उसमें हेल्प करता है। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, जो टीवी वगैरह हम लोग देखते हैं ब्रॉडकास्ट होता है, वो चीज़ है इसमें। मेटीरियोलॉजी, ठीक है, मौसम के बारे में, मौसम विज्ञान भी ये सपोर्ट करता है मौसम विज्ञान को। ठीक है, इनसैट, इनसैट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। दूसरे नंबर पे IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये रिमोट सेंसिंग डेटा को प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पर है एडुसेट और GSAT-3, सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से इसका यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्टेरॉयड कहा जाता है, उल्का को मेटियोर कहा जाता है, उल्का पिंड को मेटियोराइट कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ध्यान दीजिएगा। क्षुद्र ग्रह किसको कहेंगे, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रहों के निर्माण के समय विस्फोट होने के कारण उसके मलबे अंतरिक्ष में चले गए थे और वो आज भी वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मौजूद हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्टेरॉयड कहते हैं। इसी एस्टेरॉयड की पट्टी हम लोगों ने मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में देखा था जब हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एक एस्टेरॉयड की पट्टी है, एस्टेरॉयड की बेल्ट है। ठीक है, और इसका साइज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है। सबसे छोटा जो है उसका साइज है 10 फीट, यानी कि उसका व्यास, जो सबसे बड़ा सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह है उसका व्यास कितना है? 10 फीट है, सबसे छोटे क्षुद्र ग्रह का। और जो सबसे बड़ा है उसका डायमीटर है 530 किलोमीटर। तो छोटा सा छोटा भी है और बड़े से बड़े में भी अवेलेबल है। जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है उसका नाम रखा गया वेस्टा, VESTA, वेस्टा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह वेस्टा। इसकी व्यास जो है वो 530 किलोमीटर है या 329 मील है। अब कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मील और किलोमीटर क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सिंपल सा आप याद रखिएगा, एक मील में 1.61 किलोमीटर होता है, बस इसको याद रखिएगा और कन्वर्ट कर लीजिएगा। यानी कि मील क्या हुआ? बड़ा हुआ। मील में ज्यादा किलोमीटर आता है, लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर। उसके बाद जो अंतरिक्ष में स्थित पत्थर या खनिज के बने टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है
तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण क्या होता है, वहाँ घर्षण होता है, क्योंकि इसके बाहर जो वायुमंडल है इसके बाहर है वैक्यूम, जो कि हल्का है। वैक्यूम में उतना डेंसिटी नहीं होता है, घनत्व नहीं होता है, और जो वायुमंडल है इसमें तो गैसेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, घनत्व ज़्यादा होगा। तो कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व में जब भी जाएंगे तो घर्षण पैदा होगा। उसी घर्षण के कारण क्या होता है, वहाँ पर आग लग जाती है और ये जल उठती है। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जब कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो उनके यान में आग लग गया था। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही थी तो उनके यान में आग लग गई थी और उसी आग के चपेट में आकर के सभी सवार वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। तो ये घर्षण के कारण जल उठता है। अब ये दो चीज है, अगर वो एक पत्थर का टुकड़ा आया पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और घर्षण से उसमें आग लग गई, आग लगने के बाद अगर वो जल करके पूरी तरह भस्म हो गया तो उसको कहेंगे उल्का, मेटियोर। आप रात के समय देखते हैं एक तारा टूटता हुआ दिखता है आपको, वो क्या है, उल्का है, वो जल करके भस्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब वो जल के पूरी तरह भस्म ना हो, अगर बड़ा टुकड़ा है पूरा तरह से नहीं जले और वो आकर के धरती पर हिट कर जाए, अगर वो आकर के धरती पर हिट कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उल्का पिंड। यानी कि अगर जलकर पूरी तरह खत्म हो गया तो उल्का, और अगर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो पृथ्वी को आकर हिट कर गया, तो कोई कहेंगे उसको क्या, उल्का पिंड। ठीक है, क्लियर है दोनों, मेटियोर एंड मेटियोराइट, मेटियोर एंड मेटियोराइट्स। इसमें एक सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस है दोनों एक ही चीज, बस एक जलकर भस्म हो जा रहा है, एक पृथ्वी तक पहुंच जा रहा है। इसके बाद एक टॉपिक है आकाशगंगा, ये हमारा आखिरी टॉपिक है पहले चैप्टर का। आकाशगंगा क्या है, प्राचीन समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो आसमान की तरफ देखते थे और उन्हें लगता था, उनका मानना था कि जो तारों की सजावट थी वो ऐसा लगता था कि आसमान में एक प्रकाश की नदी बह रही है, एक प्रकाश की नदी बह रही है। और इसी नदी के कारण, नदियों में पवित्र है गंगा नदी, तो वहां से उठा लिया गया गंगा, और कहाँ पर, आकाश में, इसलिए इसको नाम दिया गया आकाशगंगा। अभी हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। हम लोग मिल्की वे आकाशगंगा में रहते हैं, हिंदी में इसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। अब आप एक चीज समझिए, हमारा सौर मंडल है, सूर्य है, इसके बहुत सारे ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे करके ग्रह हैं। ये हमारा एक हो गया सोलर सिस्टम। ऐसे ही करोड़ों तारे होंगे, ठीक है, ऐसे ही करोड़ों तारे होंगे और उनका एक सिस्टम होगा। करोड़ों, एक दो लिख रहे हैं, यहाँ तक करोड़ों सिस्टम है, और इन सबको एक करके मिला दिया जाए तो एक आकाशगंगा बनता है। करोड़ों ग्रहों के सिस्टम को मिलाया जाए तो एक आकाशगंगा तैयार होता है। और ऐसे करोड़ों आकाशगंगा जब बनते हैं एक जगह, करोड़ों आकाशगंगा एक जगह होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मांड के विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती, ये हमारी सोच से बाहर की चीज है, आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किताब जरूर पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी का। बुक का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये है कि एक बार वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बुक को भी एक बार देखें, उसको पढ़ाई करें, तन मन धन से पढ़ाई करें, और आने वाले एग्जाम के लिए जोर शोर से जुटे रहें, लगे रहें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।